हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। जीआईएस स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास 12th का 5वां चैप्टर सांतत तथा अवकलनीयता हमने स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा सांतत। ठीक है, सांतत पर हम कुछ सवाल हल भी कर चुके हैं और सांतत हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर भी खूब पढ़ा है और ऑनलाइन क्लास में तो हमारा सांतत चल ही रहा है ना। तो सवालों की संख्या से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इससे पहले वाली क्लासों में। अगर किसी ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो पिछली क्लास ज़रूर देख लें। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ही जुड़ा है ऑनलाइन क्लास के अंदर, मान लो उसने ऑफलाइन क्लास ही नहीं देखी है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो पर्सनल कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास के अंदर हुआ था वो यहाँ पर दोबारा से नहीं बताया गया है, उसी से आगे आपको यहाँ से समझाया गया है। तो सांतत में एक बार हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बता दिया था कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो सीधे ही कैसे होते हैं, सतत होते हैं, या फिर सीधे ही कैसे होते हैं, असतत होते हैं। और हमने सवालों में वो काम में भी लिए हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि बहुपदीय फलन है, परिमेय फलन है, अचर फलन है, ये सदैव कैसे होते हैं, सतत होते हैं। कैसे होते हैं, सतत होते हैं। समस्त वास्तविक संख्याओं पर ये फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच की जो बात है उसे वास्तविक संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो चाहे उसे आप माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच से समझ लें, चाहे सीधा आप उसे आर लिख दें, वो एक ही बात होती है। आर को ही माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का लिखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखो ऐसे, इस तरह से ये वास्तविक संख्या का ही प्रतीक चिन्ह होता है, मतलब इस तरह से दिखाया जाता है वास्तविक संख्या को अंतराल के रूप में। ठीक है भैया, तो कभी भी आपने देखा होगा, आपने एक बात सोची होगी, कभी भी यहाँ पर बड़ा कोष्टक नहीं लग सकता, क्योंकि अनंत कभी सम्मिलित ही नहीं होता है। इसके बीच की संख्याएं हमारे पास चलती रहती हैं रियल नंबर में, अर्थात वास्तविक संख्याओं में। तो इन संख्याओं पर हम सांतत की जांच करते आए हैं। अब वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है, हम यहाँ से कोई कॉन्स्टेंट लेके चले जाते हैं, मतलब कि जैसे x बराबर c है तो c पर मैंने आपको बहुत सारे सवाल करा के बताए। वो c का मतलब मेरा क्या था, समस्त वास्तविक संख्याओं से हुआ करता था, और साइड में हम वहाँ पर लिखा भी करते थे कि c बिलोंग्स टू r, ऐसा हम वहाँ से लिखते थे। ठीक है बेटा, तो कुछ फलन सतत होते हैं, कुछ फलन असतत होते हैं, दोनों तरह की बात यहाँ से रहती है। और वो हम ऑफलाइन क्लास में लिखने वाले थे कि वो क्लास हमारी रह गई थी, तो वो वहीं पर फिर हमने छोड़ दिया था और सीधे हम सवालों पर आ गए थे और आप उसे नोट नहीं कर पाए थे। समझ तो आपने पूरा लिया था कि कौन सा फलन सतत होता है, कौन सा फलन असतत होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं आप मुझे कि महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है, महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है, तो असतत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है, असतत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात जो अपनी थी ना, ये रह गई थी पहले नोट करने से, तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको यहाँ से नोट करवा देता हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे साथ साथ, जैसे मैं आपसे बोलता जाता हूँ और आप इनको नोट करते जाना। ठीक है भाई, हाँ। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे सतत फलन। क्या डालेंगे बेटा, सतत फलन। ठीक है भाई, आरबीएससी की बुक में तो क्या ये सब कुछ लिखा हुआ था, एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से नोट करवा देता हूँ। पीडीएफ वगैरह भी हैं इनके मेरे पास, वहीं से मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है भाई, तो आप हेडिंग डाल लें सतत फलन। चलो नोट करना शुरू करेंगे। आप लिख देंगे सतत फलन, इस तरह लिख लेंगे बेटा। ठीक है, सतत फलन लिखने के बाद इस वाली हेडिंग में आप इसमें लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, सारा कुछ यहीं से नोट करेंगे अब इसमें। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना, जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होगी उससे आगे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप इनको ऐसे में सोचना कि सर दोबारा देखेंगे क्या, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है,
पर आप यहाँ भी इनको डीपली पढ़ना बिल्कुल, ठीक है भाई। हाँ, तो सतत फलन में लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे आप यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो वह सतत फलन कहलाता है, तो वह सतत फलन कहलाता है। देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई यहाँ से आपको, यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, अपना प्रांत, प्रत्येक फलन का अपना डोमेन होता है, अपना प्रांत होता है, ठीक है। अगर उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है ना वो, तो फिर वो फलन कैसा होगा, सतत होगा। और जो भी हम बात करेंगे, किसी भी फलन की जो हम बात करेंगे वो उसी के प्रांत की बात करेंगे और अन्यथा उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो भी फलन मैं आपको यहाँ से लिखाने वाला हूँ वो सारे फलन जो अपने होंगे वो उन्हीं के प्रांत वाले होंगे, ठीक है। अन्य कोई प्रांत वाला यहाँ से नहीं लिखाया जाएगा आपको। तो यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है तो वह फलन कैसा होता है, सतत होता है, ठीक है भाई। अब मैं आपको कुछ सतत फलन नीचे लिखा रहा हूँ, तो अब आप नीचे की लाइन से लिखेंगे, नीचे वाली लाइन से लिखेंगे आप, कुछ सतत फलन निम्न प्रकार हैं, कुछ सतत फलन निम्न प्रकार हैं। आपको सतत फलन एक भी रटना नहीं है, कौन कौन सा आपको समझना है, समझते ही आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से सतत हैं और कौन कौन से असतत हैं, ठीक है। हाँ, एक एक में सीरियल से लिखा रहा हूँ, कहीं कोई रह नहीं जाए आपके लिए। तो कुछ सतत फलन निम्न प्रकार हैं, उसमें आप नंबर 1 डाल लें, नंबर 1 डाल लें सतत फलन के लिए। नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप इसमें तत्समक फलन। क्या लिखेंगे बेटा, तत्समक फलन, तत्समक फलन, ठीक है भाई। f(x) बराबर x, तत्समक फलन। देखो बेटा, एक एक फलन को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तत्समक फलन ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, सांतत चैप्टर आप यहाँ से सीख रहे हैं। तत्समक फलन आपने कहाँ पर पढ़ा है, ये आपको याद आ जाना चाहिए। ये आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ लिया है तत्समक फलन। 11वीं क्लास में ये हो गया, दूसरे चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, वहाँ पर तत्समक फलन आया था। एक बार मैं और आपको समझाता हूँ तत्समक फलन का मतलब कैसे होगा। जैसे f(x) बराबर x, f(x) को आपको पता होगा y भी बोल सकते हैं, तो y बराबर x भी मैं इसे बोल सकता हूँ। f(x) और y एक ही बात होती है फलन में, f(x) लिख दो या y लिख दो, ठीक है जी। तो f(x) बराबर y बराबर x, अर्थात ये हमारा तत्समक फलन है। कैसा फलन है, तत्समक फलन। तत्समक फलन का आलेख कैसा होता है आपको याद आ जाए तो, तत्समक फलन का आलेख बता रहा हूँ मैं आपको बना के, ठीक है। कैसे बनता था, देखो x बराबर 0 पर y बराबर भी 0 आ जाता था, x बराबर 1 पर y बराबर 1, 2 पर 2 आता था, 3 पर 3 आता था, ऐसे ही -1 पर -1, -2 पर -2। तो इस तरह से तत्समक फलन का आलेख आता था, इस तरह से मूल बिंदु से होकर जाता था ये, ठीक है। तो ये हमारा किसका आलेख था, तत्समक फलन का। ये आपने 11th क्लास में बनाए होंगे, दूसरे चैप्टर में नहीं बनाया हो तो भैया कोई बात नहीं है, मैंने आपको फिर से बता दिया है कि ये जो आलेख है, ये जो आलेख है ये किसका है जी, तत्समक फलन का। किसका है जी, तत्समक फलन का। तो आप एक बार देखना, ये जो आलेख मैंने बनाया है आपके सामने, कहीं पर ये आलेख टूट रहा है क्या, क्या ये आलेख कहीं पर टूटता है क्या, किसी बिंदु पर ये टूटता है क्या, ये किसी भी बिंदु पर नहीं टूटता है, लगातार ये चलता रहता है। और जब आलेख टूटता ही नहीं है तो फिर वो कैसा होगा जी, सतत होगा। तो आप देख सकते हैं तत्समक फलन का जो आलेख है वो इस तरह का होता है, इसलिए ये फलन कैसा होता है, सतत होता है। आपको स्टार्टिंग में जो परिभाषा लिखाई थी वो इसी तरह बताई थी सतत फलन की, कि वक्र जो होगा ना, वक्र
उस वक्र का आलेख कभी टूटेगा ही नहीं, किसी भी बिंदु पर टूटेगा ही नहीं, तो फिर वो फलन कैसा होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। अगर किसी बिंदु पर टूट जाता है आलेख तो उस बिंदु पर ही वो कैसा होगा, असतत होगा, बाकी बिंदुओं पर नहीं। जहां टूटता है, जिस बिंदु पर टूटता है उसी बिंदु पर असतत होता है। ये सारा कुछ हमारा पहले हो चुका था, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने आलेख बनाया, किसका बनाया, तत्समक फलन का बनाया। तो तत्समक फलन हमेशा सतत होता है, ध्यान रखना, कहीं पर इसका काम पड़ जाए तत्समक फलन का तो बिल्कुल आप याद रखना, सीधा ही लिख देना कि तत्समक फलन होने के कारण यह सतत होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और f(x) बराबर x, इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा जो आलेख मतलब ऐसा जो फलन होता है वो क्या होता है, तत्समक फलन होता है, ठीक है भैया। तो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने इसका आलेख आपको बनवा दिया था जी, ये टूटता नहीं है बेटा, कहीं नहीं टूटता है ये, ठीक है। और जो टूटता नहीं है आलेख वो आपको पता है कि कैसा होता है, सतत होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट अचर फलन, सेकंड है बेटा इसमें अचर फलन। मेरे साथ साथ नोट करते चलना। सतत फलन में मैंने आपको लिखवा दिया है, बिल्कुल लिखवा दिया है, और कुछ सतत फलन अब मैं आपको यहाँ से नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपने तत्समक फलन लिखा है, वो ऐसा होता है, आलेख आपको बनवा दिया मैंने, अभी समझा दिया पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अचर फलन कैसा, अचर फलन कैसा होता है, अचर फलन f(x) बराबर c, जहां c अचर है, जहां पर c क्या है, अचर है। c क्या है, यहां पर कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अचर फलन का आलेख भी हमेशा सीधा जाता है, टूटता नहीं है कहीं पर भी, इसलिए ये कैसा होता है, सतत होता है। अचर अब कुछ भी हो सकता है, जैसे f(x) बराबर c है तो c की जगह 5 हो सकता है, f(x) को y कहते हैं तो y बराबर 5 आ गया है। आलेख बनाएंगे साहब y बराबर 5 का, तो कैसे बनाएंगे साहब y बराबर 5 का, x का तो कुछ है ही नहीं है, तो y बराबर 5 का आलेख ऐसे बन जाएगा। देखो साहब यार, देखो कहीं टूट रही, बिल्कुल नहीं टूट रहा ना, सीधा जा रहा है। तो जब आलेख नहीं टूटेगा तो ऐसी स्थिति में फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो अचर फलन भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा होता है सब, सतत होता है, ठीक है। तो आपको कहीं मिल जाता है सवाल के अंदर, मिला है, हमने आधे से सवाल तो कर लिए हैं इसके, ठीक है। और मैंने जहां भी आपको मिला है वहां लिखवा दिया है कि अचर फलन होने के कारण कैसा होगा जी, सतत होगा। बहुपदीय फलन होने के कारण सतत होगा, ऐसा जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, जैसे तत्समक फलन होने के कारण सतत होगा, ठीक है। ऐसी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप आलेख से सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है भैया। तो अचर फलन f(x) बराबर c यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। अचर फलन भी हमेशा कैसा होता है, सदैव कैसा होता है, सतत होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से, हाँ भाई अगला देखें बेटा, तीसरा बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, ठीक है। बहुपदीय फलन कैसा होता है, देखें आप, f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n, दिख जाएगा क्या लास्ट वाला आपको, an x की पावर n दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये भैया कैसा फलन है, कैसा फलन है साहब, ये बहुपदीय फलन। कैसा फलन है बेटा, ये बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन ऐसा होता है, और हमेशा ये कैसा होता है साहब,
हमेशा ये कैसा होता है साहब, सतत होता है। जैसे मैं आपके सामने कोई बहुपद ले लेता हूँ, f(x) बराबर x², ये आपने बनाया भी है 11th में, याद आ जाए तो आपको इस तरह से बनाते थे इसको, है ना। आप सोच रहे हैं टूट रहा है, नहीं टूट रहा बेटा, कहीं पे भी नहीं टूट रहा, ये लगातार ऐसे इस तरह से घटने बढ़ने से इस मतलब नहीं होता कि सब कम हो रहा है कि ज़्यादा, नहीं, आलेख लगातार चलता रहना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो सतत फलन है। ठीक है, देखो आप f(x) बराबर x² का मैंने आलेख बनाया है और ये पता है क्या है, बहुपदीय फलन है। क्या है ये? एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है बहुपदीय फलन का। f(x) बराबर x³ भी हो सकता है, x³ + 1 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। a0, a1x, a2x², ये a तो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे आपके पास कोई बहुपद आ गया 2x² + 3x + 1 है, अब ये कोई बहुपद है। हम बहुपदीय फलन देखते ही बता सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होगा, और हमने करा है, हमने लिखा है सवालों के अंदर कि बहुपदीय फलन होने के कारण फलन सतत होगा, लिखा है हमने। ठीक है, हाँ, ये सारी बातें पहले हो गई थी पर आप इन्हें नोट नहीं कर पाए थे, इसलिए अब मैं इनको आपको नोट करवा, ये क्या समझा के ही ऐसे ही छोड़ दिया था उस टाइम। हाँ, आप लिख नहीं पाए थे, वो क्लास का समय हो गया था, क्योंकि समय इतना मिल नहीं रहा था ना ऑफलाइन क्लास में, इसलिए वो रह गया था अपना। कोई बात नहीं, अब यहाँ से अपने पास भरपूर समय है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सारी चीज़ें लिखते जाएं भैया, है ना, बिल्कुल। और कोई नई बात आएगी तो मैं आपको लिखवाता रहूँगा, ठीक है जी। हाँ, ये नई बात नहीं है, ये तो पहले की बात है ना। हाँ, तो बहुपदीय फलन का विशेष ध्यान रखना है आपको, हमेशा कैसा होता है जी, सतत होता है। अगला देखें आप, 4 नंबर भैया, त्रिकोणमितीय फलन। कौन से बेटा? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन त्रिकोणमितीय में शर्त है भैया कि f(x) बराबर sin x और cos x, ये होते हैं। f(x) बराबर sin x और cos x, समझ रहे हैं आप बात को। त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से लिए मैंने? f(x) बराबर sin x और cos x, ये अपने प्रांत में कैसे होते हैं? सतत होते हैं। अपने प्रांत में ये कैसे होते हैं जी? सतत होते हैं। कौन कौन से भैया? कौन कौन से? sin x और cos x। ठीक है, इनके आलेख आपने अच्छे तरीके से 11वीं क्लास के तीसरे चैप्टर में बनाए होंगे, और आपको पता होगा कि इनका आलेख कभी भी नहीं टूटता है, इसलिए ये फलन कैसे होते हैं? सतत होते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको आलेख बना के बता देता हूँ, है ना। हाँ, क्या पता आपने बनाए नहीं बनाए, इसलिए मैं आपको बना के बता देता हूँ। sin x का जो आलेख होता है वो इस तरह से शुरू होता है जी, लगातार चलता रहता है, ये इधर ही नहीं जाता, ये इधर भी जाता है, दोनों साइड चलता रहता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप देख लो, कहीं भी आलेख नहीं टूटता है sin x का। cos का बनाएंगे ना, तो cos का जब बनाते हैं तो cos का यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से। cos का भी ऐसा ही होता है, पर वो शुरू यहाँ से होता है। ठीक है भाई, ये दोनों आलेख मैंने sin और cos के बनाए। तो त्रिकोणमिति फलन में सभी को मत ले लेना, नहीं। कौन कौन से त्रिकोणमिति फलन होते हैं? sin x और cos x, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अपने प्रांत में सतत होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं किन की बात कर रहा हूँ? sin और cos की। अभी जो बच रहे हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उनकी बात असतत में करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या लिख रहे हैं? सतत फलन। क्या लिख रहे हैं हम? सतत फलन। तो हम कुछ सतत फलन लिख रहे हैं जो हमें देखते ही लिखना है कि जैसे मिल जाएगा
तो सीधा लिख देंगे त्रिकोणमितीय फलन होने के कारण यह सतत होगा। ठीक है जी। हाँ, ये इनके आलेख होते हैं, कहीं भी कोई सा भी आलेख नहीं टूटता है बेटा। इसलिए त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से, साइन और कॉस कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, यहां से इनको हटाता हूं मैं अब। पांच नंबर भैया। ठीक है जी, 5 नंबर लिखेंगे अब आप। चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन। देखो f(x) बराबर a की पावर x या e की पावर x, f(x) बराबर a की पावर x आ जाए चाहे e की पावर x आ जाए, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, चरघातांकी होते हैं। कौन कौन से, a की पावर x और e की पावर x, दोनों चरघातांकी होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सतत होते हैं। तो f(x) बराबर a की पावर x, और ध्यान रखना है इसमें a का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये जो a है ना बेटा, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये चरघातांकी फलन में सतत नहीं होगा। ठीक है, तो चरघातांकी फलन कौन कौन से होते हैं, f(x) बराबर a की पावर x 1, f(x) बराबर e की पावर x 2, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सतत होते हैं। क्यों, क्योंकि ये चरघातांकीय फलन है। कैसे हैं, चरघातांक। इनका भी हम आलेख बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मान जमा करके। और वो आलेख भी कैसे आते हैं जी, बिल्कुल जैसे पहले आ रहे थे, कहीं कोई नहीं टूटता है। ठीक है, ये हमने पहले कभी नहीं देखे थे। कौन कौन से, चरघातांकी, ये तुम्हारे लिए नया है। बाकी तो त्रिकोणमितीय, बहुपदीय, अचर फलन, ये तो पहले वाली ही बातें हैं। तो थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है इनमें, चरघातांकी में ये भी कैसे होते हैं जी, सतत होते हैं। ठीक है भैया, चलो अगली बात करते हैं हम, यहाँ से नेक्स्ट वाली बात करते हैं 6 नंबर की। लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। f(x) बराबर log x e बेस पर, f(x) बराबर log x e बेस पर। लघु गणकीय फलन भी सदैव कैसा होता है, सतत होता है। अभी जो एग्जाम्पल चल रहे हैं सारे के सारे किसके चल रहे हैं जी, सतत फलन के चल रहे हैं। नेक्स्ट लिखें 7वां नंबर, निरपेक्ष मान फलन। ठीक है भाई, निरपेक्ष मान फलन। f(x) बराबर mod x, ठीक, x का गुना करा दें mod x के साथ, x प्लस mod x, x माइनस mod x। मापांक जिसके नाम से आप जान रहे हो, मापांक फलन, उसे ही बोल रहे हैं निरपेक्ष मान फलन। कैसा, इस तरह का मिल जाए mod x, मापांक फलन हमेशा सतत होता है। गुना करा दें x के साथ, मापांक फलन का इसके साथ गुना हो रहा है तो भी ये सतत है। मापांक फलन में ऐसे जोड़ दें तो भी सतत है, घटा दें तो भी सतत है। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने आपको लिखाए हैं भैया, ये सारे के सारे जो हैं सतत फलन के हैं, इतने ही दे रखे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे वो फलन हैं, ये हमारे वो फलन हैं जो सतत होते हैं। आप इन्हें भूल नहीं सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये काम आते रहते हैं, आपको बिल्कुल काम आते रहते हैं।
तत्समक फलन f(x) बराबर x जैसा। अचर फलन कितनी बार काम आता रहता है, बहुपदीय बार बार चलता रहता है। त्रिकोणमिति शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चर घातांक की भी e⁻x चलता रहेगा अवकलन में, समाकलन में तो बार बार काम आएंगे ये, तो ये यही सेट हो जाएगा बिल्कुल। लघुगणकीय फलन खूब जान रहे हो, लॉग वाले, और ये मापांक वाले निरपेक्ष मान फलन, समझ रहे हैं आप बात को। तो मैंने आपको 7 फलन लिखाए हैं, तत्समक, अचर, बहुपदीय, त्रिकोणमिति, चरघातांकी, लघुगणकीय, निरपेक्ष मान फलन। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सतत होते हैं अपने प्रांत में। ठीक है भैया, ये चीज़ें मैं काम में लेता आ रहा हूँ, सवालों के अंदर सीधा जब आ जाता है तो लिख देते हैं कि बहुपदीय फलन होने के कारण सतत होगा, अचर फलन होने के कारण सतत होगा, इसीलिए लिख देते हैं। ठीक है जी, हाँ जल्दी से आप इनको नोट कर लेगा, किसी का रह गया हो तो, वैसे आप सबने साथ साथ लिख लिया होगा। ठीक है भाई, हाँ मैं इसको फिर हटाता हूँ, फिर हम लिखेंगे असतत फलन के। फटाफट से आप इसको लिखें, किसी का रह रहा है तो। चलो ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। हाँ इनको मैं हटा देता हूँ भैया। हाँ जी, अब आप अगली हेडिंग लगा लें जी, असतत फलन। असतत फलन, हमने इसी में ए लगा दिया, सतत में ही असतत बन गया। आपको तो नया लिखना पड़ेगा, उसी में मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा जी आपका। तो असतत फलन, इसी तरह आप 2 लाइन असतत में लिख ले पहले, जैसे आपने सतत में लिखी थी कि अपने प्रांत में सतत होता है, ऐसे ही आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है जी, चलो लिखेंगे आप, हेडिंग लगा लेना सबसे पहले असतत फलन। ठीक है भैया, अब आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। इसमें कोई फलन f(x), फलन को f(x) या y, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई फलन अपने प्रांत में असतत कहलाता है। कोई फलन अपने प्रांत में असतत कहलाता है। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते चलना बेटा, ठीक है। हाँ, कोई फलन अपने प्रांत में, कोई फलन मतलब f(x) अपने प्रांत में असतत कहलाता है। आगे लिखो, यदि वह फलन उस प्रांत के, यदि वह फलन उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, यदि वह फलन उस प्रांत के कम से कम एक ही बहुत है, कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, एक बिंदु पर भी सतत नहीं है, तो फिर वो फलन कैसा होगा, असतत होगा उस प्रांत के लिए। ठीक है, एक बिंदु पर भी नहीं है तो, एक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, अगर एक पर भी नहीं है ना, तो फिर वो फलन कैसा होगा, उस प्रांत के बिंदुओं को लिए असतत माना जाएगा। ठीक है जी, कब, जब एक बिंदु पर भी नहीं हुआ तब। तो अब हम यहाँ से कुछ असतत फलन लिखेंगे, तो नीचे लिखें आप, कुछ असतत फलन निम्न प्रकार हैं। ये लाइन छोड़ देना, नीचे के लाइन से लिखना, कुछ असतत फलन निम्न प्रकार हैं। अब कुछ असतत फलन और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको सतत बताया है ना बेटा, ऐसे ही कुछ असतत फलन और होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चलो उन्हें और लिखेंगे आप।
नंबर 1 भैया f(x) बराबर ये जो आपको बड़ा कोष्टक सा लग रहा है ना, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं इसे? महत्तम पूर्णांक फलन। साइड में लिख लेना इसके। क्या है ये? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है भैया, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक को मैं आपको अलग से और समझाऊंगा कि महत्तम पूर्णांक फलन को हल कैसे करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मैं आपको असतत फलन बता रहा हूं कि असतत फलनों में कौन कौन से फलन आते हैं। तो सबसे पहला नंबर लिखाया है मैंने आपको महत्तम पूर्णांक फलन का, कि महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है जी? असतत होता है। ये प्रतीक चिन्ह होता है महत्तम पूर्णांक फलन का, जो आपको बड़ा कोष्टक सा लग रहा है। ठीक है जी, हाँ। चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप। नंबर 2 लिखें भैया f(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन। अगर ऐसा भी हो जाए तो भी कैसा होगा? असतत होगा। अगर महत्तम पूर्णांक फलन ऐसे घटा दिया जाए तो भी असतत होगा। ठीक है। नंबर 3 अब सीखेंगे वो जो त्रिकोणमिति छोड़ाए थे ना, वो अब यहाँ काम आ रहे हैं, ध्यान से सीखना। f(x) बराबर tan x sec x। ठीक है भाई, tan x sec x और x बराबर प्लस माइनस π/2 कोमा प्लस माइनस 3π/2 डॉट 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 पर असतत। ठीक है जी, हाँ भैया, इस चीज को समझना आप ध्यान से। f(x) बराबर एक तो tan x और एक sec x, एक tan x और एक sec x। देखो साइन और कॉस कैसे हो गए थे? सतत। ठीक है, अब बच रहे कौन कौन है? tan, cot, sec और cosec। उनमें से दो आगे, कौन कौन से आगे? tan और sec। अभी दो बच रहे हैं, cot और cosec, वो अपने चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो tan और sec असतत होते हैं। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अगर फलन सतत है तो ही सतत मानना है। अगर एक बिंदु पर भी असतत आ गया तो फिर वो असतत होगा, उस प्रांत में आप उसे सतत नहीं कह सकते। इसीलिए तो ये छोड़ दिए थे। ये tan और sec ऐसा थोड़ी है कि हमेशा असतत होते हैं, हमेशा नहीं होते जी ये असतत। ये इन बिंदुओं पर होते हैं, लेकिन इन बिंदुओं की वजह से अपने जो प्रांत का सिस्टम है ना वो बिगड़ गया इसका, इसलिए ये सतत में नहीं आया जी, ये असतत में चला गया। एक ही बिंदु बहुत है असतत के लिए, इसमें तो बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, कैसे पता लग रहा है साहब आपको कि असतत है? देखो सतत फलन देखने के लिए हम तीनों को बराबर देखते हैं, फिर RHL LHL। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि FA का मान और RHL का मान, LHL का मान अनंत 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 तीनों बराबर आ गए, तो क्या आप उसे सतत कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी सीमा में अगर अनंत आ जाता है, मतलब अपरिभाषित आ जाता है हल करने पर, तो वो फलन सतत हो ही नहीं सकता, वो फलन सदैव असतत होगा। अगर कैलकुलेशन को हल करते समय अनंत आ गया तो फिर फलन कैसा होगा जी? असतत होगा। कैसा होगा? असतत होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, अनंत आ रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पर अपरिभाषित आ रहा है।
π/2 का मतलब 90 है, प्लस माइनस का कैसा भी ले लो, है ना। tan 90, तो tan 90 का मान तो आप जानते ही हैं कि tan 90 का मान अनंत होता है। अब चाहे वो -90 ले लो, tan माइनस थीटा माइनस बाहर कर देता है, आना वही अनंत है, फिर माइनस का अनंत आ जाएगा। अर्थात 90 जब जमाता हूं ना tan में, तो tan 90 का मान अनंत होता है। जब अनंत जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में फलन कैसा होता है जी, असतत होता है। कब? जब अपरिभाषित आ जाए, अनंत आ जाए। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है भैया। तो प्लस माइनस π/2 जब जमाएंगे, चाहे इसमें जमाएंगे चाहे इसमें जमाएंगे, इसमें भी ऐसा ही होता है। sec 90 का मान भी अनंत होता है। sec 90 का मान भी अनंत होता है, नहीं होता? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ cos 90 का मान कितना होता है जी? 0 होता है। उसी का तो उल्टा कराते हैं ना इस पे आप। तो sec 90 का मान क्या हो गया जी? अनंत हो गया। ये आपको अच्छे से पता है, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं आखिरकार। तो 90 पे जो हो रहा है ना, वही 3π/2 पर होता है। याद करना आप, थोड़ी देर ऐसे होते थे ना, ये 90 और ये 270, तो ये पूरी लाइन वही तो है। ठीक है जी। तो 90 पर जो हो रहा है वही 270 पर होगा। तो 270 पर भी इनके मान क्या होते हैं? अनंत होते हैं, अर्थात परिभाषित होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे हैं, एक राउंड के लिख दिए, दूसरा राउंड लगावे लग जाओ, फिर और कोई डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर, फिर तीसरे में मिल जाएगी। ऐसे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए डॉट डॉट लग रहा है। लेकिन कौन से बिंदु है ये? या केवल एक राउंड में, फिर दूसरे में, कितने भी चक्कर लगा लो, यहाँ जो आ रहे हैं वही है। फिर ये 90 जोड़ते जाओ और इसको बढ़ाते जाओ। एक क्वाड्रेंट का 90, पूरा चक्कर 360 का। ठीक है भैया। तो इन बिंदुओं पर ये फलन कैसे होते हैं? असतत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपरिभाषित देता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए ना आप बात को? ठीक है भैया। तो ये कुछ फलन मैं आपको लिखा रहा हूँ। कौन से वाले लिखा रहा हूँ? ये असतत वाले। ठीक है जी। चौथा नंबर डालेंगे अब आप यहाँ से। चार नंबर में जो बच गए, ठीक है, कौन कौन से बच गए जी भैया इसमें? 4 नंबर में कॉट और कॉसेक, उनको और लिख लो। fx बराबर कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, इनके ही फिक्स हैं। x बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π डॉट डॉट पर असतत। ठीक है जी। वही काम इसके साथ हो रहा है जो यहां से हो रहा था, सेम है। कॉट 0 का मान अनंत होता है, कॉसेक 0 का मान भी अनंत होता है। पाई जमा लो, चाहे कॉट 180 का मान 0 होता है, कॉसेक 180 का मान 0 होता है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस है ना, वो माइनस बाहर ही तो करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस से खाई जाएगा सेक तो। ठीक है भैया। तो प्लस माइनस के दोनों मानों पर एक जैसा होता है। तो ये वो बिंदु हैं जिनको मैं जमाता हूं तो यहाँ पर अपरिभाषित आता है, इसलिए ये अपने प्रांत से बाहर हो गए। बता दिया मैंने आपको ये कि बिंदु बहुत बाहर करने के लिए प्रांत, इसलिए ये प्रांत से बाहर हो गए। तो ये भी त्रिकोणमिति थे, पर ये त्रिकोणमिति जो फलन है ये अपने प्रांत में सतत नहीं होते हैं, असतत होते हैं। अपने प्रांत में, अपने प्रांत में ये कैसे होते हैं बेटा? असतत होते हैं। समझ गए ना आप बात को? तो ये tan और sec और ये cot और cosec, ये त्रिकोणमिति के चारों फलन इन बिंदुओं पर कैसे होते हैं? असतत होते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप इसी में। 5वां नंबर भैया हमारा fx बराबर sin 1/x cos 1/x x बराबर 0 पर असतत। किस पर? 0 पर।
क्यों? 0 पर असतत क्यों है? क्योंकि ए निर्धारित देगा sin 1/0 इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी जब देगा तो अपरिभाषित, अर्थात फलन सतत नहीं है, ऐसे बोलेंगे उस बात को जब इन्फिनिटी देगा तब। ठीक है, तो 0 पर ये फलन कैसे होते हैं? असतत। ये फलन क्यों लिख दिए मैंने दोनों? ये काम आएंगे आगे, इसलिए बता दिए पहले ही। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतिम चरण में हम पढ़ेंगे रोले प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय, वहाँ बहुत सारी बातें काम आएंगी, इनमें से सतत में से और असतत में से, इसलिए ये पहले ही आपको बता के चलना पड़ रहा है। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट लिखें 6 नंबर। f(x) बराबर e⁻1 (x) और x बराबर 0 पर असतत होता है ये, क्योंकि इसमें भी अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए 0 जमा देंगे तो 1/0 वही अनंत आ जाएगा। 7वां नंबर e⁻1 (x) है, ये x नहीं है, e⁻x तो फिर चरघातांकी में चले जाएगा, वो तो सतत होता है, ये 1/x है। ठीक है, 7वां नंबर लिखेंगे, अंतिम है इसका, f(x) बराबर 1/x। ये भैया x बराबर 0 पर असतत है। कैसा है ये? असतत है जी। तो भैया ये मैंने आपको कुछ फलन लिखाए हैं जो कैसे हैं? असतत हैं। ये जो हमने कुछ फलन लिखे हैं ये कैसे हैं बेटा? असतत हैं। इससे पहले हमने पता है क्या लिखा था? कुछ सतत फलन। कुछ सतत फलन कौन कौन से थे बेटा? एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। सबसे पहले हमने लिखा था तत्समक फलन। कैसा होता है बेटा? सतत। तत्समक फलन कैसा होता है बेटा? सतत। ठीक है, तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन हो गया कि शायद? तो ये कोई रह गया हो तो कोई बात नहीं, सारे लिखा दिए। ये जो मैंने नाम बोले हैं तो ये सारे फलन कैसे होते हैं? सतत होते हैं। और कोई रह गया हो जैसे परिमेय फलन, वो भी कैसा होता है? सतत होता है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको कुछ फलन लिखाए हैं जो सीधे ही अपने प्रांत में कैसे होते हैं? सतत। सीधे ही अपने प्रांत में सतत होते हैं। ठीक है, और ये कुछ मैंने जो आपको लिखाए हैं ये सीधे ही कैसे होते हैं जी? असतत होते हैं। बिंदु लिख रहा है इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए। और ये तो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये तो सदैव ही असतत होता है। किसी भी पूर्णांक पर चेक कर लेना, किसी भी पूर्णांक पर चेक कर लेंगे ना महत्तम पूर्णांक फलन, तो हमेशा आपको कैसा मिलेगा जी? वो हमेशा आपको वो कैसा मिलेगा जी? महत्तम पूर्णांक फलन असतत मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कोई बिंदु नहीं लिखा हुआ है, बाकी सब में बिंदु लिखा हुआ है। सतत के लिए कोई बिंदु नहीं था ना, कुछ नहीं लिखा हुआ था ना, क्योंकि वो प्रत्येक पर था अपने प्रांत में। यहाँ पर बिंदु हैं, इन्हीं पर असतत होता है, बाकी के बारे में मत सोचना। 0 पर ही होता है, 0 पर ही होता है, ये भी 0 पर ही होते हैं। और ये 0, पाई, 2π ये वो मान है जहाँ ये अनंत आते हैं, ये भी वही मान है जहाँ ये अनंत आता है। अनंत आएगा तो अपने आप ही सतत नहीं होगा अपरिभाषित होने के कारण। और ये वही महत्तम पूर्णांक फलन है जो प्रत्येक पूर्णांक पर कैसे होते हैं जी? असतत होते हैं। समझ गए आप बात को भैया डायरेक्ट? तो ये मैंने आपको कुछ सतत और कुछ असतत फलनों के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम वापस अपनी बुक पर आ जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। कितने नंबर पे छोड़ा है हमने, उस नंबर से आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो अपनी किताब निकाल लें और नेक्स्ट क्वेश्चन समझे आप यहाँ से। ठीक है, मेरे पास किताब नहीं है, वही अपने पास टेलीग्राम पे पूरा PDF है, तो वहीं से मैं आपको सवाल लिखवाता हूँ। ठीक है भैया, चलो जी। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, आप लिख चुके होंगे इसको, और देख लें एक बार अच्छे से, कुछ रह गया हो तो। इतने में PDF निकाल लेता हूँ।
हाँ भाई, सवाल नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 16 नंबर तक, 16 से आगे हम समझते हैं सवाल नंबर 17 को। 17वां सवाल आपसे कहता है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फलन दे रखा है और जो परिभाषित फलन है ना वो x बराबर 3 पर सतत है। किस पर सतत है? 3 पर, x बराबर 3 पर। तो 17वां सवाल हम यहां से लिखते हैं। 17वां सवाल समझेंगे भाई ध्यान से आप। इधर से लिखता हूं, उधर जगह कम पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है भाई, f(x) बराबर ax प्लस 1 bx प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 3। ये कोई फलन आपको दिया हुआ है, ए और बी के मान आपसे पूछ रहा है। सवाल में आपसे कहा है कि x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना आप इस बात को। 3 पर सतत दिया हुआ है, x बराबर 3 पर सतत है, तो फिर इसका मतलब जब सतत है तो RHL, LHL, FA तीनों के तीनों आप बराबर ही मानना, आप बराबर ही मानोगे तीनों को, क्योंकि सतत दिया हुआ है। और ऐसे बराबर मान करके आपको फिर ए और बी के मान बताने हैं कि ए और बी के मान क्या आते हैं यहां से। ठीक है, चलो हम सवाल शुरू करते हैं सांतत्य का। किस बिंदु पर? 3 पर। 3 के बारे में सवाल में दिया हुआ था, x बराबर 3 पर। ऐसे लिख देंगे हम, तो सांतत्य की तरह करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, अपने आप ही ए और बी के मान आ जाएंगे जो भी आने हैं। ठीक है जी, देखो जी, तो एफ ए निकालते हैं सबसे पहले। एफ ए का मतलब 3, x बराबर 3 जमाते हैं जी। तो यहां से F3 कितना आ जाएगा जी भैया? देखें आप अपनी शर्तों में कौन से में जमेगा। x बराबर 3 का मतलब है कि 3 किस में है बराबर? इस वाले में। x लेस देन इक्वल टू 3, तो कहाँ जमेगा जी x बराबर 3? ऊपर वाले फलन में। कहाँ जमेगा जी x बराबर 3? ऊपर वाले फलन में। ठीक है, तो 3 को ऊपर वाले फलन में जमा देते हैं। क्या आ जाएगा देखो, a का गुना होगा 3 से तो 3a प्लस 1। ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, a कोई कांस्टेंट है, फिर ये हल नहीं होगा, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है भैया, अब यहां से हम RHL निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। तो fa प्लस h का मतलब किस बिंदु पे कर रहे हो? 3 पे, तो फिर 3 प्लस h हो जाएगा, f 3 प्लस h। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे आप यहां से 3 प्लस h, बताएं कौन से में जमेगा 3 प्लस h? नीचे वाले में। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहाँ है? नीचे वाले फलन में। इस मान को नीचे वाले फलन में जमाएंगे, किसकी जगह जमाएंगे? x की जगह। ठीक है जी, तो अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b से गुना होगा x 3 प्लस h प्लस 3, b का अंदर गुना करा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा? 3b प्लस bh प्लस 3। लिमिट को अप्लाई कर दो, जहाँ h है वहाँ पर 0 लिख दो। h बराबर 0 नहीं है, h 0 की ओर अग्रसर है, पर लिमिट जब लगाते हैं तो लगभग 0 की मतलब 0 ही जमा देते हैं। 3b प्लस b गुना, ठीक है जी, कितना आ गया जी आपके पास? 3b प्लस 3 आ गया।
अब आप सोच रहे दिखें कि बराबर ना है तो सतत ही ना है। अभी आप बराबर है या नहीं ये कुछ ना कह सको जब तक तुम्हारे पास ए और बी के मान ना आ जाए। ठीक है, अभी नहीं कह सकते। हाँ, एक आ जाए इधर 3 आ जाए तो कह सको साहब 1 और 3 तो बराबर है ही ना। लेकिन जब तक ए और बी के बारे में नहीं पता हो तब तक आप इनको नहीं बोल सकते कि ये बराबर नहीं है। अभी ये बराबर ही है, क्यों? क्योंकि सतत दिया हुआ है। ठीक है, बराबर मानना ही पड़ेगा आपको। अब हम यहां से LHL निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ए का मतलब बेटा जिस बिंदु पे चल रहा है 3 पर 3 माइनस h। कहाँ जमाएंगे जी इसको? 3 से छोटा है ये, 3 से कैसा है? छोटा। तो 3 से छोटा कहाँ मिलेगा जी आपको? ऊपर वाले फलन में। इस मान को ऊपर वाले फलन में जमाना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a से गुना होगा x मतलब 3 माइनस h प्लस 1। ठीक है भाई, अंदर गुना करा दें। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर गुना कराओ जी 3a माइनस AH प्लस 1। h टेंड्स टू 0 लिमिट को अप्लाई करें। 3a माइनस a गुना 0 प्लस 1 कितना आ गया जी? 3a प्लस 1। RHL आ गया, LHL आ गया जी आपका, FA आ गया जी आपका। फलन सतत पहले से दिया हुआ है तो हम यहां से इसी तरह लिखेंगे। x बराबर 3 पर फलन, या ऐसे लिख दें, फलन को आगे लिख लें कि फलन x बराबर 3 पर सतत दिया है। ठीक है, इसलिए FA मतलब F3 बराबर होगा RHL के, बराबर होगा LHL के। ये आप लिख सकते हो क्योंकि x बराबर 3 पर फलन सतत पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है भैया, चलो तो फिर इनके मानों को जमाओ। FA मतलब F3 का मान कितना है? 3a प्लस 1। RHL का मान कितना आया था? 3b प्लस 3। LHL का मान कितना आया है? 3a प्लस 1। इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड कहेंगे और इसे थर्ड कहेंगे। चाहे तो पहले और दूसरे की तुलना करा लो, चाहे दूसरे और तीसरे की तुलना करा लो। आप सोच रहे हैं पहले और तीसरे क्यों ना करा रही, दोनों तो बराबर है, इनकी काय तुलना करेंगे? 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, वो तो है ही। ठीक है, तो आप चाहे इन दोनों की करा लो, चाहे इन दोनों की करा लो, किसी भी दो की तुलना करा लो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट व सेकंड से क्या हो गया? 3a प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 3b प्लस 3 के। 3a प्लस 1 किसके बराबर आ गया जी? 3b प्लस 3 के बराबर आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? फर्स्ट और सेकंड से। अब इसे आगे हल करते हैं भाई, देखो यहाँ से थोड़ा सही हो जाएगा। 3a बराबर 3b प्लस 4 लिख दूँ इसको, है भाई? 1 का पक्षांतन करा दिया उधर, 1 और 3 4। अरे सॉरी भैया जल्दबाजी के नतीजे 2 आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपकी शकल ना बनी नीचे, नहीं तो पता लग जाता भैया, है ना? हाँ, 1 गया बेटा, माइनस का हो गया, 3 माइनस 1 2 आ गया बेटा। किसका आया बेटा? प्लस का। ये तो पहले से ही था बेटा। ठीक है, तो 3a बराबर मेरे पास आया 3b प्लस 2, मैंने 1 का पक्षांतन करा दिया उधर। अब यहाँ से 3 का इधर भाग लगा दो। ठीक है, लगाओ साहब। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से तुम यहाँ में एक बार a बराबर कितना आएगा?
3b + 2, या हम भाग लगा देंगे हम काई को 3 को, तो कितना आ जाएगा a बराबर b + 2/3, कितना आएगा b + 2/3। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखो हमारे पास FA आया, हमारे पास RHL आया, हमारे पास LHL आया, हमने तीनों को बराबर करके 2 की तुलना कराई, इन दोनों की फर्स्ट और सेकंड से 3a + 1 3b + 3, 1 का पक्षांतरण कराया उधर, तो 3 - 1 2 रह गया जी, यहाँ से 2 रह गया जी, यहाँ से 3 का मैंने भाग लगा दिया अलग अलग दोनों में, तो a बराबर कितना आया मेरे पास b + 2/3 आया। लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आई है a और b की, तो मैं a और b में संबंध बता सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से नहीं निकल के आ रही, तो हम इतना ही बता सकते हैं, हम इतना ही बता सकते हैं कि a बराबर b + 2/3 है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि b बराबर a - 2/3 है। b का मान निकाल लो, इसे इधर ले जाओ, अब की बात a - 2/3 आ जाएगा। तो इतना हम यहाँ से बता सकते हैं। समझ रहे ना आप बात को? तो ये हमारे पास a और b में एक संबंध आया है। क्या आया है? संबंध आया है निकल के। सवाल जो आपका था वो आपसे कह रहा था कि a और b के मान बताओ जिसके लिए फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो a और b में वो संबंध क्या होगा? ये हो जाएगा। ये वो संबंध है a और b में जो x बराबर कितने पर बेटा? 3 पर फलन के सतत होने के लिए आया है। समझ गए आप बात को? तो ये सवाल हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है जी। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। ठीक है भाई, और कोई भी प्रकार की आपको समस्या हो गणित के अंदर तो भैया आपके पास नंबर है, आप अपनी समस्या का समाधान करें, बिल्कुल करें। कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। कोई पॉइंट किसी बच्चे का रह गया हो नहीं आने के कारण, तो वो एक बार मेरे से बात कर ले, मैं उसको अलग से उसको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप कुछ भी छोड़े नहीं, बस आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक भी सवाल, एक भी उदाहरण आपका रहना नहीं चाहिए, एक भी चीज आपकी रहनी ना चाहिए भैया। एक एक सवाल, एक एक उदाहरण क्रम से यहां तो आपको मिलेगा ही, एक एक सवाल क्रम से मिलेगा। जहां से हमने स्टार्ट किया है आप देख रहे हैं, क्रम नहीं तोड़ा है हमने, बिल्कुल लगातार चल रहा। ऐसे पूरी किताब ही चलेगी कंप्लीट विद एग्जाम्पल। समय चाहे ऑनलाइन क्लास में कितना भी लग जाए, लेकिन उसे कंप्लीट ही कराना है। ठीक है, कोई भी समस्या आपकी रहनी नहीं चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है और तुम्हारा भी यही होना चाहिए। तुम्हारा भी टारगेट ये होना चाहिए कि हमें हमारे गुरुजी को 100 नंबर दे के जाने हैं। इसके लिए चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये अगर आपने सोच लिया, पक्का आप और हम मिलकर जैसे गत वर्षों से देते आ रहे हैं वैसे ही अब की बार भी धमाका करेंगे, पक्का। लेकिन सहयोग आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल लगन से मेहनत करेंगे, बिल्कुल अंतरात्मा से, अंतर मन से आप मेहनत करेंगे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है भाई, चलो यहाँ से आगे का फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक भाई, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।